तो ऑल ऑफ अ सडन 5 अगस्त से जो एक ये बंद हुआ, ऑफिशियली बंद हुआ और पता भी नहीं था क्यों ये हो रहा था वो लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन का एक अपना सिस्टम है। पहले न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपीरियंस है, ना हम लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक्सेप्टिंग 2-3 मोटी बातें जो है उन्होंने मॉरिटोरियम रखा था लोन्स पे, वो थोड़ा सा मामूली बेनिफिट आम कंज्यूमर्स, आम लोगों को, लोनीज को हुआ है। आप कंटिन्यूसली देखेंगे 12 से 16, 12 से 18% अनएम्प्लॉयमेंट मंथ वाइज जनरेट होती है, क्योंकि एवेन्यू श्रिंक हो गए। टूरिज्म का जो यहाँ हाइप है, अगर आप ऑफिशियल डेटा देखेंगे, टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी 6% से ज़्यादा नहीं है। पिछले कई सालों से जहां जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे लॉकडाउन लगे, तो पहले 5 अगस्त 2019 का जो लॉकडाउन और उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव लॉकडाउन्स जो कोविड-19 की वजह से लगे, इसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान भी देखने को मिला, चाहे हम पूरी कंट्री की इकॉनमी की बात करें या खासकर जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर रीजन की बात करें, तो काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। और ऑन द कश्मीर वाला वी आर टुडे जॉइंड बाय प्रोफेसर निसार अली, ए नोटेड इकोनॉमिस्ट। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना लॉस हुआ जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को और इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है रिवाइव करने की। वी वेलकम यू ऑन द कश्मीर वाला। थैंक यू सर, हम जानना चाहेंगे कि जो तीसरा लॉकडाउन है जम्मू एंड कश्मीर में दिखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ, फिर कोविड के 2 लॉकडाउन, तो यहाँ की इकॉनमी जो है कैसे इम्पैक्ट किया है इसने यहाँ की इकॉनमी को, इन 3 लॉकडाउन्स ने? देखिए, हम लोग बज़ाहिरन देखते हैं कि 3 लॉकडाउन्स हुए 5 अगस्त 2019 से लेकर अनइंटरप्टेड ऑलमोस्ट आज तक है, चल रहा है। लेकिन जे.एंड.के इकानमी पिछले 3 दहाइयों से तकरीबन लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन में थी। बहुत से प्रोलॉन्ग्ड अनरेस्ट रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड ये जो हड़ताल बंद रहे हैं, तो इसका बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होता है स्टेट की इकानमी पे। तो इसलिए अगर आप डेटा देखेंगे, ऑफिशियल डेटा देखेंगे, हमारी स्टेट जीडीपी का या स्टेट इनकम का, दोनों करंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे, हमारा स्नेल्स पे से बस 5.7% के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा था, और उस स्टेज पे 8.5-9% के करीब एवरेज जीडीपी ग्रोथ ऑल इंडिया इकानमी की थी। तो अब लेकिन वो फेज़ तो धीरे धीरे तो ठीक हो ही रहा था, लेकिन 2000 मुझे याद है 2018 का फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, तो वो उसमें पिकअप हुआ था बिज़नेस, ट्रेड और टूरिज़्म भी, जिसमें दोनों टूरिज़्म अगर आप देखेंगे बड़े पीक पे आए थे जून जुलाई के महीने में। मैं भी ट्रैवल कर रहा था दिल्ली जम्मू, और मैं कोई 30-32 फ्लाइट्स बिल्कुल फुल हुआ करती थी, नॉट अ सिंगल वैकेंसी। तो ऑल ऑफ अ सडन 5 अगस्त से जो एक ये बंद हुआ, ऑफिशियली बंद हुआ और पता भी नहीं था क्यों ये हो रहा था वो लॉकडाउन। तो उस लॉकडाउन से आज के डेट तक तकरीबन 3 लॉकडाउन कंसेक्यूटिव एक के बाद दीगरे चल रहे हैं अनइंटरप्टेड। तो उससे अगर आप देखेंगे हमारी इकानमी पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो ये है कि जे.एंड.के इकानमी ग्रो नहीं कर रही है, बहुत थोड़े 3.4% या 4% के आसपास रियल टर्म्स में हमारी इकानमी ग्रो कर रही है। दूसरा, जो यहाँ का बिज़नेस जो था, मोस्ट ऑफ द जो बिज़नेस था, मतलब ट्रेड, सर्विस एक्टिविटीज़, ये इसका जो शेयर है हमारे स्टेट के जीडीपी में वो तकरीबन 54% है। तो ये सर्विसेज सेक्टर मेजर, ये डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट रहा, ये तो बंद ही रहा टोटल। और अगर आपके जीडीपी का ये 56% है, जाहिर सी बात है, तो जे.एंड.के इकानमी पे, पर्टिकुलरली कश्मीर इकानमी पे इसका ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट होना लाजमी है, और हम देख भी रहे हैं। बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो दे हैव टू टेक स्टेप्स टू रिवाइव द इकोनॉमी। एंड व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर साहब, कि क्या करना चाहिए सरकार को टू टेक दिस इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक?
देखिए, लॉकडाउन का एक अपना सिस्टम है। पहले न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपीरियंस है, ना हम लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस है ऐसे पेंडेमिक को कैसे डील किया जाता है। मेडिकली भी इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये इवॉल्विंग मेडिकल साइंस है, हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वुहान में तो चाइना ने ये किया था, वो हालांकि दूसरा लॉकडाउन था, उन्होंने स्ट्रिक्ट किया और एनफोर्स किया, तो यहाँ थोड़ा बहुत ये चलता भी रहा। लेकिन इसमें आपको कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन जो है उसका एक अपना मेथड निकालना है। जैसे जहाँ जहाँ आपको बिज़ी एक्टिविटीज़ लगेगी, जहाँ पे गैदरिंग्स का होना लाजमी है, उनको आप लॉकडाउन में ला सकते हैं। जहाँ थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे छोटे से मार्केट्स हैं, कुछ सेंटर्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, कुछ ऑफिसेज हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो ऐसे जो एक्टिविटीज़, ऐसे इकोनॉमिक परस्यूट्स जो हैं जिसमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन गैदरिंग्स और इस तरह गैदरिंग्स में नहीं होता है, तो उनको आप काम में ला सकते हैं, उनको आप चालू भी रख सकते हैं, उन पे आप इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं कर सकते। और ऐसे एरियाज़ में, ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पीस मील्स में लॉकडाउन कर सकते हैं। और जहां आपको लगेगा ज़्यादा वल्नरेबल सेक्टर्स हैं, जहां बड़ी गैदरिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो जिसमें सोशल सेक्टर हमारा एजुकेशन ज़्यादा सफ़र कर गया, वहाँ अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और थोड़ा बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे करें, तो जैसे स्कूल्स सफ़र हो रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सफ़र हुई हैं, वो जेन्युइनली सफ़र हो रही है, वो उसमें मजबूरी भी है गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ एक गैदरिंग होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो लेकिन छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जहाँ गैदरिंग का होना लाजमी नहीं है, वो हम चालू रख सकते हैं। तो इसलिए लॉकडाउन का प्रोसीजर और मेथड जो है ऐसे ही अंदाज से डिवाइस करना है ताकि इकॉनमी को ज़्यादा दचका न लगे, चलती भी रहे और थोड़ा बहुत लोगों का ये जो एम्प्लॉयमेंट भी रहे, इनकम जनरेशन भी रहे, एक्टिविटी भी रहे, थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट भी रहे। तो इस तरह हमें लॉकडाउन से ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नज़र नहीं आएगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। और जेन के प्रोफेसर साहब, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। जैसे दीज आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स वी शुड हैव टेकन बिफोर इम्पोजिंग लॉकडाउन। नाउ दैट लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड एंड इट इज़ इन इट्स फाइनल स्टेज। इन लेमैन्स लैंग्वेज में ये कहना चाहूँगा, इट इज़ एज पीपल आर सेइंग कि सरकार को चाहिए कि वो पैसा लोगों को दे दे, तब जाके जो बिज़नेस है, क्योंकि मेजर शेयर जो टैक्सेस का आता है वो बिज़नेस से आता है, सरकार तो टैक्स के पैसे से चलती है। अब सारा जो होना था वो हो चुका है। अब इस चीज़ को रिवाइव कैसे किया जा सकता है ताकि लोग फिर से अपना कामकाज शुरू कर सके और रेवेन्यू जनरेट कर पाए, टैक्स भी भर पाए, ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, डिप्रेशन ऑफ 30s जब हुआ तो उस वक्त जॉन मेनार्ड केन्स की इकोनॉमिक्स आ गई और आपको पता है कि सारा ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड वो डिप्रेशन वर्ड से उनका बहुत डर है। वाशिंगटन में म्यूज़ियम भी आप देखेंगे। तो ये जो हमारी इंडियन इकानमी, बल्कि वर्ल्ड इकानमी पूरा, और जिसमें JNK इकानमी शामिल है, ये लगभग उसी रिसेशन फेज़ से इम्पोज्ड रिसेशन जो है, क्योंकि हमने लॉकडाउन इम्पोज किया और वो भी मजबूरन किया, तो उससे एक हमारी पूरी मईशत जो है वो रिसेशन फेज़ में चली। तो इस तरह अगर आप देखेंगे उस रिसेशन फेज़ में जॉन मेनार्ड की केन्स की इकोनॉमिक्स जो है अमेरिका ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट की, वेस्टर्न यूरोप ने इम्प्लीमेंट की। उसमें बेलव्ड पैकेज एक सोल्यूशन है, रोल ऑफ स्टेट उनका कंसेप्ट है, रोल ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट का रोल होता है और उसमें बेलव्ड पैकेज उन्होंने बड़े 2 बार ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेलव्ड पैकेज दिए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने अनाउंसमेंट्स तो किए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर क्रेडिट रिलेटेड था। अब ऑफ टेक क्रेडिट कितना हुआ कितना नहीं हुआ अभी आदादुशुमार उसके पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा उतना हुआ है, एक्सेप्टिंग 2-3 मोटी मोटी बातें जो है उन्होंने मॉरिटोरियम रखा था लोन्स पे, वो थोड़ा सा मामूली बेनिफिट आम कंज्यूमर्स, आम लोगों को, लोनीज को हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि इसमें आपको डायरेक्ट इंटरवीन करना है। इंटरवीन कैसे करेंगे आपको सुविधा, आपको कुछ बेनिफिट्स देने हैं।
अब देखिए टैक्सेस की सूरत में आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स निज़ाम है, जीएसटी एक है और डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, उसमें तो कोई छूट नहीं मिली। इसलिए आप देख रहे हैं, ये बार बार कहते हैं इंडियन जीडीपी जो है वो अभी भी उसी ग्रोथ रेट से चल रहा है जो रिसेशन की ग्रोथ रेट है। इनकी एक्सपेक्टेशंस जो भी है लेकिन पूरी वो मतलब साबित नहीं हो रही है ग्राउंड सिचुएशन पे, इसलिए कि यहाँ आपको इंसेंटिव नहीं है, आपका बेल आउट इंसेंटिव आपको फील्ड में नहीं है। तो इस वजह से इंडियन इकानमी में अभी आप देखिए कितने मिलियन डेज़ का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अभी देखिए एक डेटा हमने देखा CMI का 16% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो मंथ वाइज डेटा आता है। तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे 12 से 18% अनएम्प्लॉयमेंट मंथ वाइज जनरेट होती है क्योंकि एवेन्यू श्रिंक हो गए। अच्छा, माइग्रेंट लेबर का बहुत बड़ा चंक है, वो लोग अपने डेस्टिनेशन में अपने घरों में चले, और उनके साथ आप देखिए J&K इकानमी की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मेजर रोल कनेक्टेड है माइग्रेंट लेबर से। और रियल एस्टेट हमारा जितना भी चल रहा था वो डाउन स्विंग में चला, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डाउन स्विंग में चली। ये ऑल इंडिया फिनोमिनन है, ये सिर्फ J&K का नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट लेबर आपको नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्नेल स्पेस पे उभर रहा है, थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा है। और हमारी J&K इकानमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा पब्लिक मूवमेंट थ्रू टूरिज़्म है, टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे ट्रेड है, बिज़नेस है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केटिंग है। तो चूँकि टूरिज़्म आप देखेंगे हम पिछले 3 साल से पर्टिकुलरली बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी रेट आप देख लीजिए जो पीक पे थी 2018 में, ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ तकरीबन 85 से 90% थी होटल्स की। ऑल ऑफ अ सडन सारा क्लोज़ हो गया वो 5 अगस्त से। वहाँ उस डेट से लेकर आज तक ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ी नहीं है, वो जूं की तूं है। विंटर के 2 महीने में ऑक्यूपेंसी रेट थोड़ी बहुत बढ़ गई एक एरिया में, दैट इज़ गुलमर्ग एरिया। तो लेकिन वो भी 2-2.5 महीने चला, उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया और फिर टूरिज़्म सफ़र कर गया। टूरिज़्म के साथ हमारी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, चाहे हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस है, मार्केटिंग है, ट्रेड है और पब्लिक मूवमेंट है, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ है, वो सारी सफ़र हो गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, पर्टिकुलरली कश्मीर का रीजन जो है ये टूरिज़्म से बहुत ही वाबस्ता है। टूरिज़्म से कनेक्टेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट देती है। I was researching some of your interviews where you have been quoted as saying tourism is not the mainstay sector। जी, मैं समझ गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर टूरिज्म नहीं तो फिर टूरिज्म देखिए, अगर और ये अगर है नहीं तो क्यों? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ टूरिज्म का जो यहाँ हाइप है, अगर आप ऑफिशियल डेटा देखेंगे, टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी 6% से ज़्यादा नहीं है। और डल और इसके अराउंड 6000 लोग टोटल कनेक्टेड है, शिकारा, हाउस बोट्स एक्स्ट्रा। इट इज़ नॉट अ बिग चंक ऑफ पीपल। मेरा कहना यह है कि टूरिज़्म का जो हाइप हम करते हैं, हमारे जीडीपी में इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना हम हाइप कर रहे हैं। 6 से मैक्सिमम 8% अगर रेस्टोरेंट दूसरी चीज़ें आप मिलाएंगे, 6 से 8% इसका रोल है। हाँ, अगर आप J&K इकानमी को बूस्ट देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको लेना है हाथ में। और अगर आप टूरिज़्म करना चाहते हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ, हमने आइडेंटिफाई किए हैं 55 डेस्टिनेशंस जिसमें 12 ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं। उन ड्रीम डेस्टिनेशंस में दुधपथरी भी एक है। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अगर आप अराउंड द ईयर मालदीव्स के पैटर्न पे, या जो हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में और जगहों पे हम देख रहे हैं, उस पैटर्न पे अगर आप चाहते हैं टूरिज़्म को बूस्ट देना, तो आप दुधपथरी में इन्वेस्टमेंट कीजिए 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए पे एक पैकेज इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, ताकि ये डेस्टिनेशन 365 दिन 24/7 डेस्टिनेशन बिज़ी रहे। ये तो तब भी पॉसिबल है जब आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा जो भी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हीटिंग सिस्टम,
कूलिंग सिस्टम, एवरीथिंग। तो अगर आप इस तरह इसको डेवलप करें, 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का एक पैकेज इन्वेस्टमेंट करें, तीसरा डेस्टिनेशन वजूद में आएगा। अभी तक तो 2 ही है, गुलमर्ग और पहलगाम। तो आप देखेंगे 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इसका सिपल ओवर इफेक्ट रहेगा दूसरे डेस्टिनेशंस पे और एडजॉइनिंग एरियाज पे। लेकिन ऐसा तो हम देख नहीं रहे हैं। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर आप वाकई बेल आउट, मैं इन अ वे बेल आउट अगर आप करना चाहेंगे, जितने भी कंज्यूमर सेक्टर है ऑल इंडियन इकॉनमी में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोटे छोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी यहाँ आ जाए। हमने 2-3 बार बड़े कॉरपोरेट्स को, जिसमें दालमियाज़ है, मोदीज़ हैं, टाटाज़ हैं, बिरलाज़ हैं, नारायण मूर्ति, मैंने भी एक बार रिसीव किया। तो वो लोग आए 3 बार यहाँ और 2-3 दिन मीटिंग हुई और वापस चले गए। अगर ये लोग अपनी फ्रेंचाइजी यहाँ पे खड़ा करेंगे, और पहले भी लॉज उसके फेवर में थे, लैंड लीज पे ले सकते थे, 99 ईयर्स और उसके बाद एक्सटेंशन, जितना एक्सटेंशन आप चाहें। लॉज तो पहले भी फेवरेबल थे, लॉज तो अब भी फेवरेबल है, कोई हैंडीकैप नहीं था। लेकिन उनका विल जो था इन्वेस्टमेंट यहाँ करने का, उनको एक साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट है। लग रहा है कि ये रिमोट एरिया है, क्योंकि उनको प्लेन्स की आदत है। ये रिमोट एरिया है। हमने देखा है 1970 से आज तक। उस वक्त भी शेख साहब जब आए दूसरी बार, उन्होंने भी एक ग्रुप को, बड़े कॉरपोरेट्स को यहाँ बुलाया था। उसके बाद डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी हुई थी, उन्होंने रिपोर्ट 6 वॉल्यूम में दी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जो इम्प्लीमेंट भी हुई। लेकिन ये डोमेस्टिक कॉरपोरेट, इंडियन डोमेस्टिक कॉरपोरेट, इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की। और तीसरी बात यह है कि अगर आप HMT वॉच फैक्ट्री, वो भी आउटकम हुई उसी का है, उस पैटर्न पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करे, वो तो वाइंड अप ही होगी। अगर उस पैटर्न पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यहाँ इनकम जनरेशन होगी, यहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी, ट्रेड एक्टिविटीज़ होगी। न प्राइवेट सेक्टर न गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों का माइंडसेट है और दोनों ने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाने का। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, मेरा स्टैटिस्टिक्स ये है और मैं दावे से ये कहता हूँ, तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोग, बच्चे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के जो एम्प्लॉयबल है, लेकिन या तो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ये ह्यूज स्टैटिस्टिक्स है J&K इकानमी के लिए। लेकिन और बहुत से, अगर आप देखेंगे, बहुत से ऐसा मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर। तो इस ट्रेंड मैन पावर को अगर आप, ये जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा है, पर्टिकुलरली मैं रेफ़र करता हूँ कंज्यूमर सेक्टर से। मैं नहीं चाहता हूँ बड़ी हेवी मशीन, उसके लिए बड़ी इंडस्ट्रीज, उसके लिए कश्मीर मौजूद जगह नहीं है। लेकिन छोटी मोटी कंज्यूमर आइटम्स जो यहाँ मास कंजम्पशन आइटम्स है, जो अगर आप देखेंगे तकरीबन ये इसका लीकेज इफेक्ट यहाँ है। मतलब जो भी आप चावल से लेकर इवन सब्ज़ी और खाने पीने, फ्रूट, सब कुछ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, नॉन ईटेबल्स जो जितने भी हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत सी ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम खुद पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि ये डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंडिया का है, ये अपनी फ्रेंचाइजी यहाँ खड़ा करके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं। उसमें फार्मास्यूटिकल्स के उसके लिए मौजूद बहुत अच्छी जगह है ये, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं। तो यहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ का एक जाल फैलेगा, एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और आपकी इनकम्स बढ़ेंगी। ये जो यूथ हमारा है, जो मैं भी 1 मिलियन कह रहा था, वो गेनफुली प्रीऑक्यूपाई रहेंगे। तो यहाँ की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन एडिशन टू दिस, जैसे यू वांट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन टूरिज्म सेक्टर और बाकी जो सेक्टर्स हमारे, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाउ हेल्पफुल दे विल बी अगर उनमें इन्वेस्टमेंट या उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाए? देखिए, मैं जहाँ तक कि एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, एग्रीकल्चर जो हमारा मेन क्रॉप सेक्टर है, फूड प्रोडक्शन, फूड सीरियल्स, अगर आप ऑफिशियल डेटा देखेंगे, ये स्टैग्नेंट रहा है पिछले 30-35 साल से। उसमें से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमारी फूड इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं 4 लाख टन से आज के डेट में 12 लाख टन। तो ये इंपोर्ट तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत डिक्लाइन हुआ है, बहुत कम हो रही है और थोड़ी बहुत अब रह गई है। हाँ, अगर एग्रीकल्चर इस वक्त सर्वाइव कर रहा है, उसमें आपका कमर्शियल सेक्टर है, बहुत ही मौजूद वायबल सेक्टर है, जैसे हॉर्टिकल्चर है।
18 लाख मीट्रिक टन आज की डेट में फ्रेश फ्रूट का यहाँ पर पैदावार है, और आपका ड्राई फ्रूट भी 2-2.5 लाख टन है। तो इसके लिए मार्केट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कई ऐसी इनसाइड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसमें 30% जो फ्रेश फ्रूट है हमारा वेस्ट होता है। वो तो या गिर जाते हैं, आंधी आती है, हवा होती है, या वैसे भी, तो उसको हम जैम जलीज में काम ला सकते हैं। उसके लिए हमने छोटे छोटे यूनिट बनाने हैं। और ये जो फ्रूट है, ये जो जूस है इसका, मैं दावे से ये कहता हूँ ये जूस एक्सपोर्ट आइटम रहेगा। इट कैन गो कम्पीट विद यूरोप, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, उनके साथ कम्पीट कर सकते। इतना अच्छा जूस इसका बनेगा, या जेलीज और जैम्स जो इसके अच्छे बनेंगे, एक कम्पिटिटिव। लेकिन ये सारा वेस्ट हो रहा है। इस पर हमने HPMC की तरफ से 1 या 2 प्लांट शायद इस वक्त चल रहे हैं। दुबगा में एक, सोपोर में एक है, एक कहीं और है, तीसरा भी शायद मैंने सुना था वो डिफरेंट हुआ है। 3 से ज़्यादा हम आज तक अभी नहीं करें। बावजूद देखिए आपका 30% जो है फ्रेश फ्रूट वेस्ट हो रहा है, उसको फिर आप फर्टिलाइज़र में डालते हैं इन्हीं बागों में। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट के जो क्रशिंग यूनिट एक इमर्ज हो गया है, उसकी गुंजाइश और भी है ड्राई फ्रूट और बढ़ाने का। हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई, उसमें गुंजाइश और भी है बढ़ाने का, इसकी डिमांड भी बहुत है। तीसरा ये है कि सैफ़रान हमारा है हिस्टोरिकली, अगर आप देखेंगे 1200-1400 साल से कश्मीर का सैफ़रान मशहूर है। तो लेकिन सैफ़रान की जो ज़मीन है, आप देखिए ऑफिशियल आदाद शुमार, वो डिक्लाइन हो रहा है। Exactly. बावजूद है कि हम लोग देख रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए सैफ़रान कल्टिवेशन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फैक्ट ये है सैफ़रान लैंड जो है वो डिक्लाइन हो रही है, सैफ़रान का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। तो हमने अभी तक इसको बढ़ावा नहीं दिया, ना इसको ये भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। किश्तवाड़ में पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊँ, मेरे लॉन में मैंने ग्रो किया एक बार सैफ़रान के, वो जो लगाए थे मैंने सीडलिंग्स, उसमें आ गया सैफ़रान, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी कम रहेगी। हमने इसको एक्सटेंसिव कल्टिवेशन के लिए, इसको एक्सटेंड करने के लिए हमने इतने सीरियस एफर्ट्स अभी तक नहीं किए। It has been restricted to a certain place. इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू स्टिल पांपोर, थोड़ा बहुत किश्तवाड़ में हुआ था, कोशिश हुआ था, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन पांपोर भी ज़मीन जो है वो बहुत घट रही है, कम रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कमर्शियल क्रॉप्स में दूसरी प्रॉब्लम जो है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ये जो प्रोड्यूसर्स है उनको राइट टाइम पे उसमें कुछ हैसल्स आते हैं। तो मार्केटिंग जो इसकी प्रॉब्लम है, मार्केटिंग में जो इसके एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो ज़्यादातर नॉन ग्रोवर या हमारी इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ के लोगों के हाथ में वो नहीं है। इसलिए डिक्टेशन उनका होता है, चाहे प्राइस का डिक्टेशन हो या कब ट्रांसपोर्ट भेजेंगे, कम उठाएंगे क्या। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में जितना प्रॉफिट मिलने का ज़्यादा चांसेस है, उतना प्रॉफिट ग्रोवर्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें ये इंटरनल इसकी जो डायनेमिक्स है वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा है। इसमें प्रॉफिट बढ़ाने की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बहुत और गुंजाइश है। Professor Nisar Saab, being a noted economist, how do you see the India's economic growth in the last 5 years? In this phase, we have seen several steps taken by the government of India. One among them is demonetization. देखिए अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक के जो IMF के जो डेटा आए हैं, इंडियन इकानमी का, वो उनका ये तस्वीर है कि श्रिंक हुई है 7%। तो हमें जो लग रहा है कि अभी इंडियन इकानमी उस रफ्तार से GDP का बढ़ना बहुत मुश्किल है जिस रफ्तार से हमने प्रेडिक्शंस भी की थी या प्लान्स भी बनाए थे। तो एक तो ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये स्लो पेस से पिकअप कर रहा है। दूसरा हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है इंडियन इकानमी का, दैट इज़ टूरिज़म, क्योंकि यहाँ काफ़ी वेस्टर्न और दूसरी कंट्रीज़ से बहुत टूरिस्ट आया करते थे, या टूरिज़म रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं, तो वो पिछले 2 साल से लॉकडाउन से स्लम्प में चल रहा है। आप देखिए सिविल एविएशन सेक्टर रेड में चल रहा है, तो उसके लिए पेंडेमिक जो है रीज़न है। तो जब तक कि हमें निजात न मिले पेंडेमिक से, इंडियन इकानमी का स्लो पेस से बढ़ना लाजमी है। और इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स भी ये फील रहे कि दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो मुझे लगता है इस वक्त हमें एक तो इंडस्ट्रीज़ का जो है ये जो
रिस्क टेकिंग जो इस वक्त लगता है बहुत दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकानमी अभी स्लो पेस से जा रही है कि और ऑलरेडी इंडियन इकानमी में जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वाकई हम वापस उधर 9% 10% जैपनीज़ रेट ऑफ ग्रोथ बहुत पहले जब थी उस तरफ जा रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी अभी डिबेट होना था, मुझे लगता है कि अब हमें सोचना था जीएसटी हम इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये दो बहुत बड़े मेजर्स उन्होंने जो लिए उस चीज़ से और अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं अभी भी हैरान हूँ कि वो एक्सपर्ट्स कहाँ गए जिन्होंने गाइड नहीं किया। इंडियन इकानमी का इनफॉर्मल सेक्टर का रोल इकानमी में मोर देन 50% है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, सारी एक्टिविटीज़ जो भी है इनफॉर्मल सेक्टर में हमारा बहुत रोल है। और डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से, क्योंकि यू ब्रॉट एवरीथिंग इन वाइट थ्रू कंप्यूटर, तो ये सेक्टर जो है इनफॉर्मल ये डायरेक्टली हिट हो गया। और इस सेक्टर का अभी उठना लगता है लिटरली नामुमकिन है। और इसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट थी, इसमें बहुत इनकम जनरेशन थी। इसका मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको जब ये डिमोनेटाइज हुआ, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था ओडिशा से यहाँ वाया दिल्ली श्रीनगर तक, दिल्ली में रुकना था। मैंने 3 बार मैं गया। इसका इंडिकेटर प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स इंडिकेटर है, आप चांदनी चौक जाओ, आप आज़ाद मार्केट जाओ। आज़ाद मार्केट चांदनी चौक में जहाँ सैकड़ों करोड़ उसका डेली बिजनेस हुआ करता है, वो बहुत ठप हुआ। छोटे-छोटे स्टॉल से वो कहाँ वो बीट बाड़ और सेल परचेज पैकेजेस लोड अनलोड वो हमें उसके बाद देखने में नहीं आया। वो प्रैक्टिकल सबूत है कि कितना इनफॉर्मल सेक्टर हिट हुआ ये 2 बड़े मेजर से। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन इकानमी को कुछ टाइम लगेगा, उस पेस पे आने के लिए कुछ टाइम लगेगा जब तक इकोनॉमी स्टेबल न हो जाए। Let's keep these 2 years of COVID-19 pandemic aside. How do you foresee the India's economic growth in coming 5 years? देखिए, हमें स्टेबिलिटी के लिए इंडियन इकोनॉमी को 2 साल और चाहिए। मेक द इकोनॉमी स्टेबल, मेक द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 4%, 5%, 6% इसके आसपास कम से कम ये 2 साल चले, आगे ये पिकअप हो सकती है। क्योंकि फिर इंटरनेशनल एफडीआईज और बाकी चीज़ों का रोल रहेगा। तो फिर इन्वेस्टमेंट इसमें होता है एक बिज़नेस साइकोलॉजी। जो ही आप रिकवरी फेज़ में आ जाएंगे, बिज़नेस साइकोलॉजी प्रिवेल्स, इकोनॉमिक साइकोलॉजी प्रिवेल्स, एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हो जाता है। जो भी इन्वेस्टर्स है दे फील, एक कंज्यूमर ऑप्टिमिस्ट साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इमर्ज होती है। तो बिज़नेस ये जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पैदा होता है, तो यू विल फाइंड, जैसे आपको यह 2008-7 इस पीरियड में जब था उसके आस 8-9% जब, तो वो क्लाइमेट फिर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तब इंडियन इकानमी का हम सोच रहे हैं कि 9%, 8%, 10% के हिसाब से ये ग्रो करेगी और काफ़ी इनकम्स और इनकम जनरेशन होगी, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इंडियन इकानमी उस फेज़ में। लेकिन उसके लिए है स्टेबिलिटी के 1-2 साल और चाहिए। इस फेज़ से हमें स्टेबिलिटी की तरफ पहले जाना। डू यू थिंक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव मैन रोल इन दिस? कि अगर हम फोर्सी कर रहे हैं कि इट विल ग्रो वंस स्टेबिलिटी कम्स, जैसे आप कहते हैं कि वायरस का जो पैंडेमिक जो चल रहा है ये चला जाएगा, लेकिन आई थिंक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव मैन रोल इन इट। और वो पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? देखिए, स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले जो ही आप स्टेबिलिटी के फेज से बाहर आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गो फॉर मैसिव रिफॉर्म्स। हमारा जो रिफॉर्म्स रहे हैं 1991 से अभी तक, मुझे याद है एजुकेशन सेक्टर में भी कई 3-4-5 बिलें पड़ी हैं और 12-13 बिल्स भी पड़ी थी सिर्फ सोशल सेक्टर की। और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हो और ये जो जितने भी आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, रिलैक्सेशंस हैं, प्राइवेटाइज इकॉनमी को पूरी प्राइवेटाइज करना, उसमें रोल ऑफ जो गवर्नमेंट का है, जो विड्रॉवल होता है, हम उस फेज़ में अभी नहीं गए हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले जो एफडीआई जो है उनका भी मेजर ये हिच है कि अभी रिफॉर्म्स उतने नहीं है जैसे चाइना ने किए थे। डिस्पाइट कम्युनिस्ट कंट्री, वो उनका क्यों इस तरह हुआ इतने मैसिव ग्रोथ? उसमें यही रीज़न है, दे वेंट फॉर अ मैसिव रिफॉर्म्स।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एज आ रहा था, उन्होंने 4C किया, उन्होंने बच्चों को उठा के स्किल में डाल दिया। हम लोग आज स्किल का सोच रहे हैं। उन्होंने उस वक्त 1991 के पीरियड में बच्चों को +2 के लेवल पे उठा के स्किल में डाल दिया और मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। और जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर यूरोप में थी, अमेरिका में थी, जापान में थी, कोरिया में थी, वो चले गए चाइना। उनके एस्टेब्लिशमेंट्स आज वहाँ है। तो चाइना इमर्ज द बिग पावर, इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड नंबर 1 पावर। तो हम लोगों को वो ट्रेन मिस हो गया, सिर्फ इसलिए कि हमने रिफॉर्म्स जो थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लाने थे, वो हमने बहुत स्लो पेस से लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।